प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके पहले हम लोग आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कर चुके हैं। अब आवेशित बेलन की जगह पर यहाँ पर एग्जाम में यदि पूछा जाता है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चादर बनानी होगी। चादर का मतलब होता है एक प्रकार से पृष्ठ समतल चादर या पृष्ठ चादर जिसमें कोई आयतन ना हो, केवल उसके दो तल हों, एक्स वाई तल। तो इस तरीके की चादर। आप इस चादर का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी तल हो जिस पर एक समान आवेश दिया गया हो। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। ये एक तरीके की चादर है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पृष्ठ है जिस पर समान आवेश दिया गया है। तो हम इस पर प्लस प्लस बना लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि समान आवेश है। तो इसे हम बोलते हैं एक समान आवेशित चादर। और चूंकि ये समतल भी है, एक ही तल में है, तो इसे हम बोलेंगे समतल। तो इस तरीके से चादर है, इसका बनेगा विद्युत क्षेत्र। तो इसके चारों ओर बनेगा विद्युत क्षेत्र। तो किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसी चित्र को हम इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, यानी कि हम इसको इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पर इसकी जो विद्युत क्षेत्र है वो सभी जगह बन रहा होगा। तो ये जो अनंत समतल चादर है इसको हमने दूसरे तल में रख दिया है वही चादर, आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसको हमने खड़ा रखा है यहाँ पे, और ये इस तरीके से रखा था। अब इसको हमने इस तरीके से रख दिया। कहने का मतलब है कि अब हमने पहले ये इस तरीके से रखा था, जैसे आप स्केल देख पा रहे होंगे। अब इस स्केल को हमने कुछ इस तरीके से ऐसा रख दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले जो चादर थी वो ऐसी रखी हुई थी, लेकिन अब इस चादर को हमने ऐसा रखा। तो ऐसा तो बना नहीं सकते, इसलिए थोड़ी सी इसकी डिजाइन ऐसी बनानी पड़ेगी आपको। ये देखिए ऐसी। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये कागज जो है, सफेद कागज आपको दिख रहा है, इसके लंबवत यानी कि इस तरीके से वो चादर रखी हुई है। अब ऐसा इसलिए रखी गई है ताकि हम यहाँ पर और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र समझा सकें और कोई बिंदु P ले सकें। अब यहाँ यदि ऐसी स्थिति में हम बिंदु P लेते तो हम यहाँ ऊपर लेते, तो यहाँ तो हम लिख नहीं सकते थे, इसलिए हमने इस चादर को ही इस डायरेक्शन में रख दिया। अब इसके बाद हम बिंदु P यहाँ पे ले लेते हैं और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो चलिए, हमने यहाँ पे एक पॉइंट माना और यहाँ पे हमने ले लिया बिंदु P, जिस पर एकांक आवेश माना जाता है। और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी निकालनी होती है तो हम बिंदु P ले लेते हैं और उसी पर काउंट करते हैं और डेरिवेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया बिंदु P। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है? ये अनंत चादर है जो एक समान रूप से आवेशित है, और ये है बिंदु P। तो ये आवेश ये सभी पूरी चादर में फैला हुआ है, तो हम अंदर भी प्लस प्लस आवेश बना देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने बना लिया। अब सबसे पहले आपको इस चादर के बारे में लिखना है। बहुत ही सिंपल होता है लिखना, बस थोड़ा आपको ध्यान देना होता है। जैसे आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि एक अनंत समतल चादर है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है और ध्यान रखना है कि ये वाला जो चित्र है ये सबसे पहले आपको बनाना है। चूंकि मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इस वाले कागज में समझा रहा था, इसलिए मैंने चित्र को यहीं पे रहने दिया है। और जैसे ही आप एग्जाम में करेंगे तो पहले ये चित्र बनाएंगे, उसके नीचे से आपको भाषा लिखनी है। तो चलिए, हमने लिखा माना कि एक अनंत समतल चादर है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, अनंत समतल चादर। अब यहाँ पे लिखा है एक समान आवेशित। तो यहाँ पे अनंत समतल चादर तो है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि एक समान रूप से आवेशित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो एक समान आवेशित है, या जो एक समान रूप से आवेशित है। तो हमने ये भी लिख लिया। तो यहाँ पे सब प्लस प्लस थे, इसलिए एक समान रूप से आवेशित है। अब तो इसमें चूंकि पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है
कि इसके प्रति एकांक आयतन में आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सतत आवेश वितरण में हमने पढ़ा था। तो बेलन था, जिस व्यंजक में बेलन था तो उसमें आयतन होता है, इसलिए वहाँ पे आयतन आवेश घनत्व था। यहाँ पे चादर है, चादर का होता है पृष्ठ, इसलिए पृष्ठीय घनत्व होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवेशित है और फिर आगे लिखेंगे इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो इस तरीके से हमने लिखा प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो ये भाषा बिल्कुल भी आपको याद नहीं करनी है, बस समझ लेनी है और समझ के ही आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हम चित्र में वापस देखेंगे। तो इस चादर से हम r दूरी पर बिंदु P ले रहे हैं, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा इससे r दूरी पर, ये हो गई r दूरी, ये हो गया बिंदु P, और हमने यहाँ इस तरीके से नाप दी। तो हम लिखेंगे चादर से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, तो हमने लिख लिया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P स्थित है, इसके बाद हम लिखेंगे जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से हमने लिखा। आप देख सकते हैं कि भाषा बहुत ही सिंपल होती है लिखना, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे अनंत समतल चादर थी, जिस पर जो एक समान रूप से आवेशित थी, और जो एक समान रूप से आवेशित थी, इसके प्रति एकांक आयतन में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा माना जाता है, चूंकि एरिया है सरफेस एरिया इसलिए, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हो गई भाषा। अब इसके बाद हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो ऐसी स्थिति में हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना होता है उस बिंदु को लेकर। तो यहाँ पर हमें बिंदु P दिया गया है, तो हम कौन सा गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे कि बिंदु P भी उसमें शामिल हो जाए। तो इसके लिए हमें इसके दूसरी ओर, चादर की दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश ले लेते हैं। एक अन्य बिंदु हमने उतनी ही दूरी पर लिया, r दूरी पर, और वो हो गया P डैश। तो उतनी ही दूरी पर एक दूसरी ओर, चादर के दूसरी ओर एक P डैश लेते हैं, तो एक अक्ष बन जाएगी, और उस अक्ष पर एक बेलन हम बना सकते हैं इस टाइप से। तो ये गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। ध्यान रखना है, चादर के केस में दूसरी ओर बिंदु P डैश लेते हैं और वहां से हम एक बेलन खींच लेते हैं। तो ये देखिए, ये गॉसियन पृष्ठ जैसा काम करेगा ये बेलन। तो आपको इस तरीके से बेलन बना लेना है। तो ये बेलन कैसे बना, चादर की दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ तक लिखा था जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चादर के दूसरी ओर, अब तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे इसके लिए चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं, और साथ ही साथ हम लिखेंगे P डैश अक्ष मानकर एक बेलन की रचना करते हैं। ये देखिए, ये हो गया P और ये हो गया P डैश। तो P डैश को अक्ष लेकर एक बेलन की रचना करते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब जो बेलन है इस तरीके से बन गया था, तो इस बेलन से, तो ये जो बेलन है ये गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य करने लगेगा। तो हम लिखेंगे जो गॉसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। और इस तरीके से आपको एक एक टर्म लिखना है एग्ज़ाम में, तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, और समझ भी सकते हैं आप बड़े ही आसानी से। और एक बार इसको आराम से समझ लेंगे तो फिर अपने आप स्पीड में इसको करते जाएंगे। तो ये हो गया। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, और उसके पहले हम ये देखेंगे कि चादर से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाएं कैसी निकलेंगी। तो चादर से होकर निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं ऐसी निकलेंगी। ये देखिए, चित्र इतना ही बनाना है एग्जाम में, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, तो ये आपको नहीं बनाना है, ध्यान रखना है। ये विद्युत बल रेखाएं ऐसी निकलेंगी चादर से। बहुत ही करीबी से समझना है, बहुत ही बारीकी से समझना है आपको। ये देखिए, ये विद्युत बल रेखाएं चादर से इस तरीके से निकलेंगी। तो अब ये चादर से जो ऐसी निकलेंगी, तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, अब आप वक्र पृष्ठ तो जानते ही होंगे कि क्या कहलाता है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला इतना एरिया, ये मैं आपको थोड़ा सा डार्क करके बता देता हूँ। ये जो आपको एरिया दिख रहा है,
इतना बस, ये छोड़ दीजिए और ये वाला छोड़ दीजिए, वृत्त दोनों छोड़ दीजिए। और वृत्त के बाद ये बीच का जो एरिया है ये पूरा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ है और विद्युत बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं, यानी इनके बीच में तो कोई कोण बन ही नहीं रहा। तो जब समांतर होता है तो फ्लक्स वहां से गुजरने वाला फ्लक्स तो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या हो जाता है, अगर हम पृष्ठ की बात करें तो ये पृष्ठ बन जाता है, तो एरिया वेक्टर ऊपर बनता है, तो थीटा 90 होता है, कॉस 90 जीरो होता है। इसलिए हम यहाँ की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो पृष्ठ बचते हैं, ये पहला पृष्ठ और ये दूसरा पृष्ठ। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इन दोनों से होकर जाएगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं। तो यहाँ पे विद्युत बल रेखा ये है, और ये अगर इतने एरिया की बात करें तो, और चूंकि ये दोनों बराबर ही एरिया हैं, क्योंकि ये दोनों के बेलन के ऊपरी पृष्ठ हैं और दोनों वृत्त के क्षेत्रफल हैं, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि एक ही बेलन के पार्ट हैं। तो इसका एरिया वेक्टर बनेगा इस तरफ, और ये विद्युत बल रेखाएं भी इसी तरफ है। तो यहाँ पे बनेगा थीटा जीरो। जीरो होता है तो कॉस जीरो का मान 1 होता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, लिखते हुए समझ लेते हैं, तो जल्दी समझ में आपके आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र और बेलन का वक्र पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विद्युत क्षेत्र और बेलन का वक्र पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसकी भी यही लाइन है और विद्युत क्षेत्र की भी यही लाइन है, तो हो गए ना एक दूसरे के समांतर। तो इनसे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, ये हमने लिख लिया, यानी वक्र पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं, कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो अब बात करते हैं इन दोनों पार्ट्स की। तो ये हैं बेलन के दोनों वृत्तीय सिरे, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे तब बेलन के दोनों वृत्तीय सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे रख लेते हैं चित्र, और आपको ध्यान से देखना है। ई एस कॉस थीटा यहाँ से भी गुजरेगा, दो पृष्ठ है तो दो बार। अब चूंकि हम यहाँ पे S1 व S2 भी मान सकते थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ई एस वन कॉस थीटा प्लस ई एस टू कॉस थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते थे हम, क्योंकि इसको S1 S2 मान सकते थे। लेकिन हम इसको S1 S2 भी ना माने, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि S1 हो चाहे S2 हो, दोनों S के ही बराबर होगा, यानी एरिया दोनों का सेम है। इसलिए हम इस लाइन को ना लिख के डायरेक्ट ऐसी लाइन भी लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा प्लस ई एस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों एरिया बराबर हैं, क्योंकि एक ही बेलन के वृत्तीय सिरे हैं, तो वृत्तीय सिरे के बीच का जो पृष्ठ होगा वो बराबर ही होगा, इसलिए। अब थीटा की बात करें तो थीटा कितना होगा, तो थीटा देख लेते हैं। तो ये है इसका पृष्ठ, तो पृष्ठ के लंबवत होता है उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और ये है उसका विद्युत क्षेत्र। तो हम विद्युत क्षेत्र को भी देख लेते हैं, तो इनके बीच में कोई एंगल है ही नहीं, तो थीटा कितना है, जीरो। तो थीटा जीरो है, इसलिए हम 0 0 रख देते हैं। तो फाई ई बराबर मिलेगा ई एस कॉस 0 डिग्री प्लस ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये ई एस प्लस ई एस हमें मिल जाएगा। तो ई एस यहाँ पे 1 होगा, तो ई एस बचेगा, यहाँ पे भी कॉस 0 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ई एस। तो ई एस और ई एस हो जाएगा 2 ई एस, 2 ई एस, एक ई एस और एक ई एस हो जाएगा 2 ई एस। अब एस आप अच्छे से जानते हो कि एस आखिर है क्या आप बता सकते हैं कि एस क्या है? इसमें देखिए, ये एस जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो हम पाई आर वर्ग भी रख सकते हैं। और यदि इस जगह पर पाई आर वर्ग नहीं रखना है, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये कैंसिल किस तरीके से होते हैं। तो 2 ई एस इसको रहने देते हैं और इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। अब एस की जगह पर हम ए का भी इस्तेमाल कर सकते थे, ए मतलब होता है एरिया, लेकिन किसी भी तरीके से करें व्यंजक वही आता है, डेरिवेशन वही आता है। तो फाई ई बराबर 2 ई एस, और इसको हमने बना दिया समीकरण 1। अब यदि हम गाउस प्रमेय की बात करें, तो गाउस प्रमेय कहते हैं, गाउस प्रमेय के अनुसार फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि
बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको बना देंगे समीकरण 2। तो ये दोनों फाई के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट पेज में हम इसके बराबर इसको लिख देते हैं। तो 2ES बराबर Q/ε0। यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चूंकि हमें तीव्रता निकालनी है, इसलिए हम E को यहाँ पे छोड़ते हैं, बाकी सब नीचे पहुँचा देते हैं। तो E बराबर हमें मिलेगा Q/2 और S। देखिए यहाँ पे 2 और S दोनों को नीचे लेके आए हैं और E अकेला छोड़ दिया है, और नीचे पहले से ε0 था तो ये भी हमने रहने दिया। अब यहाँ पे Q जो है वो आवेश है, और वो आवेश की यदि बात की जाए, यहाँ पे जो Q है इसकी यदि बात करें तो Q क्या है? आवेश का यहाँ पे आवेश है। और आवेश यदि बात करें इस बेलन के अंदर, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, तो इस बेलन में Q है सभी जगह, लेकिन हमें Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए, जहाँ ए क्या है? चादर का क्षेत्रफल, और वो जो है एकांक आवेश के लिए है। तो हमने देखा कि चादर के अंदर, जो बेलन के अंदर चादर का क्षेत्रफल है वो इस तरीके से हो सकता है। ये इतनी में चादर होगी, क्योंकि चादर के अंदर ही हमने माना है। तो ये जो एरिया है वो ए मान लेते हैं हम, क्योंकि ये चादर का क्षेत्रफल है। लेकिन जितना ए है उतना ही तो ये एस है, क्योंकि दोनों ही बेलन के लिए क्या है? एक वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हैं, और वो बराबर होंगे क्योंकि एक ही बेलन के हैं। तो जितना ये वृत्तीय क्षेत्रफल होगा उतना यही वृत्तीय क्षेत्रफल है, उतना ये भी वृत्तीय क्षेत्रफल है। तो एक्चुअल में ए जो है वो एस के बराबर है। तो यदि हमें क्यू का मान रखना है तो क्यू का मान तो होता है सिग्मा इंटू ए। तो हम यहाँ पे रखेंगे क्यू का मान सिग्मा इंटू ए। तो ई बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व से ये फॉर्मूला बनता है सिग्मा इंटू ए और 2, लेकिन एस की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? ए रख